नमस्कार दोस्तों, जाकिर सर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन दोस्तों। ये क्लास भाषा शिक्षण और शिक्षण विधियों से संबंधित हैं, जो रीट लेवल 1 और सेकंड, इसके साथ साथ और भी अध्यापक परीक्षाएं हैं जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लेक्चरर, इन सब के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। हिंदी विषय और भाषा शिक्षण और उससे संबंधित शिक्षण विधियों से संबंधित MCQ वन लाइनर की ये क्लास होगी। निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा आने वाले एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा, तो अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहना दोस्तों। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये क्लास, भाषा शिक्षण और शिक्षण विधियाँ। ये क्लास रीड लेवल 1, सेकंड और अन्य अध्यापक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों अंत तक बने रहना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। भाव प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन कौन सा होता है? भाव प्रकट, कोई भी व्यक्ति अपना विचार प्रस्तुत करता है, वो किस में करता है? भाषा में। ये भाषा जाने के रूप में जानी जाती है। प्रारंभिक अवस्था में बालक सीखता है, कैसे सीखता है? स्वरण, निरीक्षण और अनुकरण द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। सुनकर, निरीक्षण करके और फिर वो अनुकरण करता है। शुरुआती अवस्था में बालक इस प्रकार सीखता है। भाषा की शिक्षा दी जाती है। अब भाषा की शिक्षा क्यों दी जाती है? कोई भी अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, कोई बात को हम समझने के लिए और उसे वापस कहने के लिए, उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए, समझाने के लिए भाषा दी जाती है। अब भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 2 प्रकार की होती है, एक लिखित और एक मौखिक। लिखित और मौखिक ये भाषा का प्रकार होता है। ये ध्यान रखना, आपको एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि छोटा जरूर क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूज कर सकता है ये आपको। भाषा का प्राथमिक रूप कौन सा होता है? ये होता है मौखिक भाषा। जो सर्वप्रथम बच्चा बोलता है मौखिक, वही भाषा का प्राथमिक रूप होता है। भाषा स्तर सुधारने के लिए सर्वाधिक आवश्यक साधन क्या होता है? ये होता है दोस्तों विद्यार्थी और अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का उपयोग। हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकालय का उपयोग करेंगे, वहाँ जाकर अलग अलग प्रकार के साहित्य किताबें पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर अपनी भाषा शैली, भाषा का जो शब्दांश है, शब्दकोश है, वो बढ़ जाएगा। भाषा कौशल है दक्षता प्राप्त करना। भाषा कौशल का मतलब होता है हमें दक्षता मिल जाती है, कुशलता मिल जाती है। भाषा कौशलों का स्वाभाविक क्रम में, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये भाषा। ये बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है। भाषा कौशलों का स्वाभाविक क्रम क्या होता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए? सबसे पहले एल सुनता है, लिसन। फिर एस स्पीक बोलता है, ये पढ़ना हो गया, रीड। फिर उसको पढ़ता है और फिर लिखता है, LSRW। ये आपको ध्यान रखना है, LSRW। ये भाषा का कौशल का स्वाभाविक क्रम होता है। बच्चा इस प्रकार से सीखता है, पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है, तो LSRW। अगला है सबसे कठिन कौशल कौन सा होता है? बिल्कुल सबसे कठिन कौशल जो हमने अभी पढ़े थे 4, उनमें लिखना सबसे कठिन होता है। अब भाषा के जो बुनियादी कौशल होता है, सबसे पहले कोई भी भाषा है उसको सीखने के लिए ये 2 कौशल होने जरूरी है, सुनना और बोलना। सुनना और बोलना आना जरूरी है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। और ग्रहणात्मक और गायात्मक कौशल का मतलब होता है किसी भाषा को हम कितना समझते हैं, कितना बोलते हैं, समझते हैं, कितने उसको वापस हम अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं, वो होता है सुनना और पढ़ना। सुनना और पढ़ना, इससे हम भाषा को अपने सीखने में मदद मिलती है। अभिव्यक्त्यात्मक और उत्पाद्य कौशल, ये आपको थोड़ा नाम ध्यान रखना है। उत्पाद्य यानी उत्पाद, भाषा को हम वापस अभिव्यक्ति अपनी समझ कर उसको वापस किन कौशलों में बोल सकते हैं? बोलने में और लिखने में। हम किसी भी भाषा को कितने समझें, कोई भी टॉपिक हमें कितना ज्ञान है, उसका हम अगर दूसरों को बताएंगे तो क्या, तो या तो बोलकर बताएंगे या लिख कर बताएंगे, तो ये भाषा को अभिव्यक्त करने के संबंधी कौशल है। और ग्रहणात्मक कौशल होता है, ये होता है सुनना और पढ़ना। और बुनियादी कौशल सुनना और बोलना, ये आपको ध्यान रखना है। भाषाई कौशलों का विकास किस स्तर तक पूर्ण होना चाहिए? प्राथमिक स्तर तक। बिल्कुल 1 से
ज़्यादातर कई जगह 1 से 3 क्लास होती है, कई जगह 1 से 5 क्लास होती है। तो प्राथमिक स्तर, इसको हम प्राथमिक स्तर मान सकते हैं, 1 से 5 क्लास होती है। वहाँ तक भाषा कौशलों का विकास हो जाना चाहिए। विशेष से तो 1 से 3 क्लास ही होती है, लेकिन प्राथमिक स्तर में 1 से 5 तक क्लास आती है। भाषा कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मौखिक अभिव्यक्ति, ये आपको ध्यान रखना है। भाषा कौशल का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मौखिक अभिव्यक्ति, यानी बच्चा बिना देखे कितना अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। अब मौखिक अभिव्यक्ति के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक। अब मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है वाद विवाद। बिल्कुल, वाद विवाद प्रतियोगिता है, ये बच्चे में मौखिक अभिव्यक्ति को विकास के लिए सबसे बेस्ट उपयोगी शैली है ये वाद विवाद। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है शुद्ध उच्चारण, यानी शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति अगर कर रहे हैं, हम कोई भाषण वगैरह दे रहे हैं, तो उसमें उच्चारण है वो बिल्कुल शब्दों का शुद्ध होना चाहिए। अर्थग्रहण की दृष्टि से सर्वोत्तम वाचन है। वाचन 2 प्रकार के होते हैं, मौन वाचन, ये स्वर वाचन और मौन वाचन। तो अर्थग्रहण की दृष्टि से सर्वोत्तम जो मौन वाचन हम साइलेंटली जो पढ़ते हैं वो सबसे बेस्ट है, उससे हम ज़्यादा समझते हैं। एक रचना है साइलेंट रीडिंग, ये आपको ध्यान रखना है। साइलेंट रीडिंग ये किसकी है? ब्रायन की रचना है। अब मौन वाचन प्रारंभ करना चाहिए कब से? तीसरी कक्षा से। तीसरी कक्षा में बच्चों को हमें मौका देना चाहिए कि वो अपने आप बिना किसी से बोले चुपचाप पढ़े, वो होता है मौन वाचन। तीसरी कक्षा से हमें मौन वाचन शुरू करना चाहिए। शेषवर वाचन कराने का सबसे उपयुक्त साधन है सामूहिक वाचन। बिल्कुल, हम बच्चों को अगर स्वर वाचन करवा रहे हैं तो वो सामूहिक वाचन होगा। बच्चों को एक साथ में बोलने का मौका दिया जाए, उससे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। अगला है ज्ञान की वृद्धि, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग, स्वाध्याय की भावना विकसित करना, अवधान केंद्रीकरण की क्षमता का विकास करना किसके द्वारा हम किए जा सकते हैं? ये मौन वाचन के द्वारा किए जा सकता है। ये मौन वाचन के गुण हैं। अगला है पढ़ना और वाचन कौशल के कितने भेद होते हैं? ये बताया था मैंने। वाचन कौशल के कितने भेद हैं? 2 हैं, शेषवर वाचन और मौन वाचन, ये ध्यान रखना आपको। उच्चारण सुधारने के लिए क्या करवाना चाहिए? उच्चारण सुधारने के लिए हमें शेषवर वाचन करना चाहिए। शेषवर वाचन। आदर्श वाचन किया जाता है, बिल्कुल ये आपको इम्पोर्टेंट है। आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? अध्यापक के द्वारा। आदर्श वाचन अध्यापक के द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल मोस्ट है। आशु भाषण क्या होता है? ये भी आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है ये। आशु भाषण क्या होता है? आशु भाषण होता है बोलने की योग्यता, हमारे मौखिक अभिव्यक्ति की जो शैली है, योग्यता है, वो आशु भाषण कहलाती है। शेषवर वाचन के भेद कितने होते हैं? वाचन के भेद 2 होते हैं, शेषवर और मौन वाचन। तो शेषवर के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं, व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन। क्योंकि एक अकेला बच्चा भी बोलता है और सामूहिक साथ में भी बोलते हैं, तो ये होता है व्यक्तिगत वाचन और ये होता है सामूहिक वाचन। इसी प्रकार से मौन वाचन के कितने प्रकार होते हैं? ये भी 2 होते हैं, एक तो गंभीर वाचन, एक द्रुत वाचन। गंभीर धीरे धीरे आराम से पढ़ना, शांत। द्रुत वाचन जल्दी। अगला है जीवन के प्रारंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? परिवार। इम्पोर्टेंट है ये, बिल्कुल। सबसे पहले मातृभाषा कहाँ से सीखी जाती है? परिवार से। और माता बच्चे का सबसे पहला शिक्षक होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। माता बच्चे का प्रथम गुरु होती है, प्रथम शिक्षक होती है। प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना किस कौशल से संबंधित है? वाचन कौशल से। हर शब्द पर एक विशेष बल देकर पढ़ना वाचन कौशल के अंतर्गत आता है। किस विधि के अंतर्गत शिक्षक पहले नियम बनाता है, उसके पश्चात उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो ये ध्यान रखना है, नियम और निगमन, ये आपके नाम से याद हो जाएगा। नियम निगमन, पहले नियम बनाता है, उसके बाद में उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, वो होती है निगमन। नियम से दोनों के शब्द नी से स्टार्ट होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नियम और निगमन दोनों नी से स्टार्ट होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, नियम और निगमन।
आगमन विधि का रूप होता है प्रयोग और सहयोग विधि भी आगमन विधि के अंतर्गत आती है, और निगमन विधि के अंतर्गत आती है सूत्र प्रणाली और पाठ्य पुस्तक प्रणाली। सूत्र प्रणाली वही होती है जिसमें हम पहले सूत्र बनाते हैं और बाद में बच्चों को किसी क्वेश्चन को हल करते हैं, तो सूत्र नियम एक चीज़ हो गई। तो निगमन प्रणाली के अंतर्गत सूत्र और पाठ्य पुस्तक के हिसाब से पढ़ाते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको। आगमन विधि में प्रयोग ये होता है, आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, बाद में नियम बनते हैं, जबकि निगमन विधि में पहले नियम बाद में उदाहरण। भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सूत्र विधि का जो मूल स्रोत है वो कौन सी भाषा है? संस्कृत। व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को सुग्गा प्रणाली कहते हैं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सुग्गा प्रणाली किसको कहते हैं? पाठ्य पुस्तक प्रणाली से जो हम पढ़ाते हैं ना, किताब पढ़ते हैं, वो सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं इसको। व्याकरण शिक्षण की वे विधि जिसमें छात्रों को उच्च कोटि के भाषा के लेखकों को पाठ्य पुस्तकों को नाम बताकर उनके माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है, उसको कहते हैं भाषा सहसंरंग विधि या व्याकृत विधि। यानी एक व्याकृत मतलब व्याकरण से हटकर और भाषा संसर्ग भाषाओं को जोड़कर जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, उच्च कोटि के जो श्रेष्ठ शिक्षक होते हैं उनकी किताबों के नाम बताकर उनके अध्ययन करवाया जाता है, वो होती है व्याकृत विधि। बालक लिखना सीखते हैं सीधी रेखाओं से, ये आपको ध्यान रखना है। बालक सबसे पहले हम बच्चे को जब प्राथमिक स्तर पर प्रथम कक्षा में जाता है तब हम लाइनों से उसको अलग अलग तरीके से लाइनें खींचकर टेढ़ी मेढ़ी बच्चों को सिखाते हैं। तो सबसे पहले सीधी रेखाओं से सीखते हैं। वर्षों ये गलत हो गया, यहाँ पर है वर्णों। क्या है दोस्तों? वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन वर्णों का योग कर वर्ण रचना कर लिखने की विधि क्या कहलाती है? पेस्टोलॉजी। यानी अलग अलग खंड टुकड़ों में बच्चे को हम पढ़ाते हैं तो उसको खंड विधि या पेस्टोलॉजी विधि कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगले दोनों ये इंपॉर्टेंट है। डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया पठन संबंधी विचार है। डिसलेक्सिया क्या है? पठन संबंधी विचार है। जैसे मान लो कोई बच्चा वे और बे में फ़र्क नहीं समझता है, तो वो डिसलेक्सिया बीमारी से ग्रसित है, तो उसको पठन संबंधी विकार हम कह सकते हैं डिसलेक्सिया। और डिस्ग्राफिया, ग्राफ होता है लिखना, हम कहते हैं ग्राफ को कहते हैं लिखना। तो डिस्ग्राफिया ये आपको याद भी दे जाएगा। डिस्ग्राफिया मतलब लिखने संबंधी विचार। जैसे मान लो कोई बच्चा 27 को 72 लिख देता है, तो ये डिस्ग्राफिया का उदाहरण है। आगमन विधि में शिक्षण कार्य होता है उदाहरणों द्वारा नियमों का निर्धारण, ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले। निगमन विधि में नियम पहले बनते हैं, उदाहरण बाद में, और आगमन में उदाहरण पहले होते हैं और नियम बाद में, तो ये ध्यान रखना है। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि आगमन विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि होती है, जबकि निगमन होती है वो मनोवैज्ञानिक है। ये भी इनका एक अंतर है, ध्यान रखना आपको। अगला है भाषा कौशलों में लिखित अभिव्यक्ति के रूप में है। बिल्कुल, भाषा कौशलों में लिखित अभिव्यक्ति का मतलब ये होता है लिखना। श्रुतलेख से किन दो कौशलों का विकास होता है? जो हम बच्चों से श्रुतिलेख लिखवाते हैं उससे किन दो कौशलों का विकास होता है? सुनना और लिखना। बच्चे सुनते हैं, समझते हैं, फिर उनको लिखते हैं, तो दो कौशलों का विकास होता है, सुनना और लिखना। और लेखन कला से किसका विकास होता है? अभ्यास से। लेखन कला का विकास है वो हमेशा अभ्यास से ही होता है। अगला देखो, शिक्षक बालक की कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है। छात्र इन अक्षरों को देखकर नीचे लिखने का अभ्यास करते हैं, उसी प्रकार अक्षर बनाते हैं। ये विधि कहलाती है अनुकरण विधि। जैसा हम बच्चे को सिखाते हैं, फर्स्ट टाइम शिक्षक लिख देता है, फिर बच्चे उनको देख कर नीचे लिखते हैं, तो वो होती है अनुकरण विधि। देख कर लिखना, देख कर सीखना, ये इसका साधारण सा अर्थ है। लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्व होता है वर्तनी का। जब हम लिखते हैं तब वर्तनी का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। बालक को वर्तनी की विधिवत शिक्षा किस स्तर तक प्रदान कर देनी चाहिए? बिल्कुल प्राथमिक स्तर तक बच्चे को भाषा के जो वर्ण है, शब्द है, इनकी पूरी जानकारी हो जानी चाहिए। अगला पूर्ति परीक्षा, जिसको हम खालिस्तान कहते हैं,
रिक्त स्थान कहते हैं। सत्य असत्य परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें एबीसीडी या 1 2 3 4 के क्वेश्चन आते हैं, 4 में से एक को राइट होता है। किस वाचन की परीक्षा होती है? ये मौन वाचन से संबंधित होती है। किससे होती है? मौन वाचन से संबंधित है। और ये परीक्षा होती है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आते हैं ये सभी। पूर्ति परीक्षा, सत्य असत्य परीक्षा, बहुविकल्पीय परीक्षा, ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं। किसके हैं? वस्तुनिष्ठ। ये भी ध्यान रखना है, ऐसे सवाल आ सकता है कि सत्य असत्य परीक्षा किस प्रश्नों के अंतर्गत आती है? ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत आती है। अगला देखो, स्वर्ण कौशल को विकसित करने के लिए आकाशवाणी कार्यक्रम, दूरदर्शन कार्यक्रम, सामूहिक वृद्ध लोकसभा कार्यक्रम आदि कक्षातर प्रोग्राम है, ये है स्वर्ण कौशल से संबंधित है, क्योंकि इनमें सुनाई देता है, सिर्फ सुनने से संबंधित है। तो स्वर्ण कौशल। किस मनोविज्ञान के अनुसार बालकों को रटने से पहले लिखने की शिक्षा दी जाए? मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि बच्चों को लिखने से पहले, पढ़ने से पहले लिखने की शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि बाकी जितने भी मनोविज्ञान हैं वो कहते हैं बच्चा सीखता है, पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। जबकि ये इम्पोर्टेंट है ये सवाल। मोंटेसरी ये एकमात्र मनोवैज्ञानिक है जो ये कहते हैं बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर लिखता है और फिर पढ़ता है। ये उल्टा थोड़ा सा यहाँ RWR ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि मोंटेसरी ने लिखने से पहले पढ़ने से पहले लिखने को इम्पोर्टेंट दी है, तो ये ध्यान रखना आपको। ये मोंटेसरी का है LSWR, जबकि बाकी जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने सब ने LSRW बताया, तो ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए, क्योंकि अक्सर भी चित्र ही हैं। ये किसने कहा था? इम्पोर्टेंट है ये, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि बच्चों को सिखाने से पूर्व चित्रकला, अलग अलग टाइप के चित्र बनाना सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्सर भी चित्रों की तरह होते हैं, उससे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। अगला है, बोर्ड कैसी शिक्षण सामग्री है? बोर्ड कैसी शिक्षण सामग्री है? ये अप्रक्षेपी है। कैसी है? अप्रक्षेपी। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी होती है? ये 36 मिनट की होती है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र है ये 36 मिनट का होता है, ध्यान रखना आपको। इसमें ऐसे होता है 6 + 6 + 12 + 6 + 6, तो ये अलग अलग 5 चरण होते हैं, उनके 5 चरणों की अलग अलग मिनट होती हैं, तो 6 6 और 12 6 6, तो इस तरीके से टोटल सूक्ष्म शिक्षण की कितनी हो गई? 36 मिनट। फलालेन बोर्ड का प्रयोग होता है चित्र प्रदर्शन के लिए। फलालेन बोर्ड का उपयोग किस लिए करते हैं? चित्र दिखाने के लिए। किसी आदर्श लिखावट का जैसे का तैसा अनुकरण कहलाता है प्रतिलेख। किसी भी आदर्श जो लेखन कला है उसको जैसे का तैसा लिख देते हैं उसको कहते हैं प्रतिलेख। शिक्षण में इकाई संप्रत्यय किसकी देन है? मॉरिसन की, ये इंपॉर्टेंट है। इकाई योजना किसका प्रवर्तक कौन है? इकाई योजना किसकी देन है? मॉरिसन की। अब हर्बर्ट स्पेंसर उपागम के कितने पद बताएं? उन्होंने 5 बताए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण या निष्कर्ष, या अभ्यास, प्रयोग या अनुकरण। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, ऐसे आप याद रख सकते हो। PPT यानी प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना। सामान्यीकरण को हम एस कह सकते हैं, सामान्यीकरण को हम एस कह सकते हैं, और आगे जो अभ्यास है उसको ए कह सकते हैं। तो PPT ऐसे अपन लिख सकें, लिखकर हम ऐसे याद कर सकते हैं इसको शॉर्ट के ट्रिक से। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, PPT का मतलब हो गया, और सामान्यीकरण और अभ्यास ये हो गया ऐसे। प्रस्तावना को उद्देश्य कथन, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना को उद्देश्य कथन किसने कहा था? राइन ने कहा था। ये प्रस्तावना जो पाठ योजना का भाग होती है उसमें उद्देश्य कथन किसने कहा था? प्रस्तावना को राइन ने। प्रोजेक्ट या प्रयोजना विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है, जीवन उपयोगी, जीवन से संबंधित। अगला है, कविता शिक्षण की वे कौन सी विधि है जिसमें
कविता को खंड खंड करके भावार्थ को प्रश्नोत्तर से स्पष्ट करते हैं, ये है खंडान्वय विधि। यानी कविता को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर उसके भावार्थ को प्रश्नोत्तर के माध्यम से बताया जाता है, वो होता है खंडान्वय। किस विधि को अनुसंधान विधि के नाम से जाना जाता है? ह्यूरिस्टिक या खोज विधि। अनुसंधान, ह्यूरिस्टिक, खोज विधि एक ही नाम है। अध्यापक की उपस्थिति में श्रृंखलाबद्ध प्रश्न किए जाते हैं, वे विधि होती है सुकरात या प्रश्नोत्तर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। सुकरात विधि को ही प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। एडगर डेल के शंकु के शीर्ष पर स्थित होता है, ये आपको ये भी ध्यान रखना है। एडगर डेल वाला, इसने अधिगम शंकु बनाया था, तो उसमें सबसे ऊपर होता शाब्दिक प्रतीक। अगला देखो, अगला क्वेश्चन उसी में है। एडगर डेल के शंकु के ऊपर से नीचे के क्रम में, यह आपको ध्यान रखना है। शाब्दिक प्रतीक 1 नंबर पर, ऊपर से नीचे ऐसे होता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 1 नंबर पर शाब्दिक प्रतीक होता है। 2 नंबर पर एक प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री होती है। 3 नंबर पर प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री और 4 नंबर पर प्रत्येक शिक्षण सामग्री। दोस्तों ये एडगर डेल का अधिगम सिद्धांत है, तो ये ध्यान रखना आपको। सर्वोच्च स्थान पर शाब्दिक प्रतीक है और निम्नतर स्थान पर है प्रत्येक शिक्षण सामग्री। जबकि सीखने में जो ये 4 नंबर है, नीचे से ऊपर जाता है। सीखने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रत्येक शिक्षण सामग्री का होता है, जबकि सबसे कम शाब्दिक प्रतीक सहायक होता है। तो ये ध्यान रखना आपको। ऊपर से नीचे क्रम ये है, जबकि सीखने में जो क्रम है वो नीचे से ऊपर की ओर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर जो प्रत्येक शिक्षण सामग्री है, ये सीखने में इन चारों में से सर्वाधिक उपयोगी होता है। गद्य शिक्षण में भावार्थ शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि, जिसमें शिक्षक स्वयं अर्थ न बताकर छात्रों से अर्थ निकालता है, वो होता है उद्बोधन विधि। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कविता शिक्षण में मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रसानुभूति और सौंदर्य अनुभूति। कविता पढ़ने में हमें आनंद आना चाहिए। कविता शिक्षण के किस विधि को प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहते हैं? खंडान्वय, जिसमें बच्चों से अलग अलग पदों को बांटकर अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे संबंधित होती है खंडान्वय विधि। उसको प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहते हैं। प्रश्न उत्तर साथ में होते हैं। और सुकरात जो प्रणाली है वो भी प्रश्नोत्तरी होती है। कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत किसी कविता को समझाने के लिए उसके समान भाव वाली, विरोधी भाव वाली दूसरी कविता प्रस्तुत करके तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है? ये सीधा सा ध्यान है हमें कि किसी भी 2 कविताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, उसको तुलना विधि के अंतर्गत आता है। अगला है भाषा को आशुभाषण प्रतियोगिता भाषा के किस कौशल को विकास करने में सहायक होती है? स्वर्ण कौशल। आशुभाषण है वो स्वर्ण कौशल को विकसित करने में सहायक होती है। नेक्स्ट है, एक छात्र देश के महापुरुष और उसकी जीवनी में आस्था रखता है, तो किस प्राप्य उद्देश्य की पूर्ति होगी? ये होती है अभिवर्त्यात्मक। किसी भी महापुरुष या उसकी जीवनी में जो श्रद्धा होती है वो अभिवर्ती के अंतर्गत आती है। पिनेटिका योजना के प्रवर्तक है वॉसवर्थ। शिक्षण के चर माने जाते 3, यह आपको ध्यान रखना है। शिक्षक, पाठ्य सामग्री और शिक्षार्थी, ये 3 चर होते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। शिक्षक, पाठ्य सामग्री और शिक्षार्थी, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है शिक्षार्थी, ये आपको ध्यान रखना है। पूरी शिक्षण प्रक्रिया वो शिक्षार्थी के इर्द गिर्द ही कंप्लीट होती है, तो ये ध्यान रखना है। शिक्षण के चरों में सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षार्थी होता है। शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण का कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ब्लूम के द्वारा। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण जो सबसे पहले प्रस्तुत किया गया ब्लूम के द्वारा। अब ये देखो, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की BSER इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। NCERT की कब हुई थी? 1961 में। और CBSE NCERT की NCERT इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। और 1962 में अगले साल CBSE की स्थापना हुई, तो ये भी ध्यान रखना आपको। अगला, प्रयोजन विधि में मुख्य कितने सोपान हैं? 6 होते हैं, ये ध्यान रखना है। प्रयोजन विधि के मुख्य सोपान कितने? 6 होते हैं। और इनको कई बार हमें क्रम से भी उसमें व्यवस्थित करने का क्वेश्चन आ जाता है। तो परिस्थिति उत्पन्न करना, प्रयोजन का चयन करना, प्रयोजन का प्रायोग, क्रियान्वयन,
मूल्यांकन और आकलन, आलेखन या लेखा जोखा, ये सब प्रयोजन विधि के मुख्य सोपान है और ये भी क्रमानुसार है, तो इनको याद रखना आपको। पढ़ने का अर्थ क्या होता है? पढ़ने का अर्थ होता है पढ़कर किसी बात को समझना, ना कि पढ़ना। केवल केवल पढ़ना ही पढ़ने का अर्थ नहीं होता है, पढ़कर उसको समझना। मध्य अवधि परीक्षा एक उदाहरण है। जो हम अर्धवार्षिक परीक्षा लेते हैं उसका क्या, वो कोई किसका उदाहरण है? योगात्मक मूल्यांकन का है। ऐसे, जिसको हम ऐसे कहते हैं, समेटिव असेसमेंट, इसका उदाहरण है। सत्य असत्य किस तरह का प्रश्न है? ये अभी आगे आपने बताया था, ये थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न अंतर्गत आते हैं सत्य असत्य। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? ये इंपॉर्टेंट है। छात्रों में रटने की जो प्रवृत्ति होती है उसको दूर करने के लिए हमें किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सत्य असत्य, रिक्त स्थानों से संबंधित, बहुविकल्पीय प्रश्न, ये हमें पूछने चाहिए। व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी आवश्यक है जितना शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। ये किसने कहा था? ये इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार एक बच्चे के लिए माँ का दूध जितना इंपॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार एक बच्चे के मानसिक विकास के लिए उसकी मातृभाषा का उतना ही महत्व है। तो ये कहा था गांधी जी ने। अगला है, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। दल शिक्षण या समूह शिक्षण कह सकते हैं, या हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका। ये ध्यान रखना आपको। दल शिक्षण का सबसे, ये शुरुआत में सेना के जो बैचेज होते थे उन पर ही इसका प्रयोग किया गया, दल शिक्षण का। सितावाद्य या ग्रामोफोन, सितावाद्य जिसे वो ग्रामोफोन भी कहते हैं, किस तरह का शिक्षण सामग्री है? ये सर्वे, सुनने से संबंधित है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सितावाद्य, ये नाम ऐसा आ सकता है। सितावाद्य किस तरह की शिक्षण सामग्री है? सर्वे। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, निबंधात्मक। निबंधात्मक प्रश्नों में हम अपने विचार पूरी तरीके से खुलकर लिख सकते हैं, समझा सकते हैं, अपने व्यक्त कर सकते हैं। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण रूप में प्रस्तुत किया था? मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोण बताया था ब्लूम ने। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा किया जाता है छात्रों की कमजोरी का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण कार्य करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी छात्र की कमजोरियों को समझकर, उनको चिन्हित कर, उन्हें निदान करने या हेतु दूर किया जाता है, उसको हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। ये ध्यान रखना है। उपचारात्मक में बच्चों की कमजोरियों को समझना, उनको चिन्हित कर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? W.H. किलपैट्रिक, योजना शिक्षण। और लिंग्वाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? ये भी ध्यान रखना है आपको। ये सर्वे है। लिंगाफोन भी सर्वे है और ग्रामोफोन भी सर्वे है। बुलेटिन बोर्ड कैसी सामग्री है? ये दृश्य है। बुलेटिन बोर्ड दृश्य है। मिलान करना, ये भी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं, इंपॉर्टेंट। जो हमें मिलान करने वाले क्वेश्चन आते हैं, हमारी परीक्षा में आते हैं। मिलान करने वाले, ए स्तंभ से बी स्तंभ को मिलान किया जाता है, वो सब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं। किस शिक्षा शास्त्र के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक उसका माली है और बच्चे उस बाग के पौधों के समान है? ये फ्रोबेल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है कि स्कूल एक बाग है, अध्यापक उसका माली और बच्चे पौधे हैं। तो ये किसने कहा था? फ्रोबेल ने। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको है? ये तो हेनरी कोलवेल्ट कुक को है, खेल विधि के प्रवर्तक। लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व होना चाहिए, क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लेखन शिक्षण में यह संदर्भ किसके मत है? मोंटेसरी का। ये बताया था मैंने अभी। यानी इन्होंने कहा था कि पढ़ने से पहले लिखना सीखना चाहिए। अध्यापक का सहमति में सिर हिलाना किस पुनर्बलन के अंतर्गत आता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट, क्योंकि सकारात्मक होता है। सिर हिलाना, हाँ हाँ में हाँ पर हाँ हाँ कहना, ये कहना, ये सकारात्मक होता है। और अशाब्दिक, इसमें कोई शब्द प्रयुक्त नहीं होते हैं, तो ये सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। बालकों की कमियों का पता लगाना शिक्षण में कहलाता है निदानात्मक शिक्षण। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था उपचारात्मक शिक्षण। बालकों की कमियों का पता लगाना, सिर्फ कमियों का पता लगाना, ये तो होता है निदानात्मक शिक्षण। और उन कमियों को पता लगाकर उनका निदान करना, ये होता है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण, तो ये ध्यान रखना आपको। निदानात्मक और उपचारात्मक क्या होता है? निदानात्मक में केवल कमियों का पता लगाया जाता है, जबकि उपचारात्मक में उन कमियों को दूर करने के प्रयास किए जाते हैं। कविता में रुचि
उत्पन्न करने का साधन कौन सा होता है? अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी प्रतियोगिता द्वारा हम कविताओं पढ़ने में बच्चों में रुचि पैदा कर सकते हैं। आगमन और निगमन विधि का अन्य नाम या मिश्रित नाम क्या होता है? ये होता है विश्लेषणात्मक। आगमन और निगमन विधि दोनों का जहाँ प्रयोग किया जाता है मिश्रित रूप में, उसको विश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण तकनीक के अंतर्गत पुनर्नियोजन का समय होता है, ये 12 मिनट का होता है। कितने का होता है? 12 मिनट का। और सूक्ष्म शिक्षण का पूरा समय होता है, वो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 36 मिनट का होता है। उसमें पुनर्नियोजन का होता है 12 मिनट। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आपकी भाषा शिक्षण और शिक्षण विधियों से संबंधित क्लास। निश्चित तौर पर आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, ताकि उन दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा। आने वाले और भी इस तरह के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। इससे बेहतरीन वीडियो आपके सामने लाऊंगा मैं। तो चलिए दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।